ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉक्ट्राइन्स डिस्कस किया था बच्चों। डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो एज वेल एज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इफ यू रिमेंबर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ना मुझसे क्वेश्चन रेज किया था, सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब बता दो एक बार फिर से। और एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब बता दो अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो का जो कंसेप्ट था वो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं तुम्हारे साथ ये कंसेप्ट डिस्कस कर लूँगा। कंसेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। ठीक है, कंसेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। पहले समझने की कोशिश करना क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मैंने लिखा है यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, lifting of corporate wheel. So as we had discussed in our last previous sessions that being a corporate or being a company, ठीक है, being a company, it has its own existence. Being a company, it has its own existence in the law, or it has its own identity, which is different from its members. It has its own identity which is different from its members. ठीक है सर। Thus members of company cannot be held liable. Members of any company cannot be held liable for the acts of the company. ऐसा कुछ पढ़ा था? Member of company cannot be held liable for the acts of the company. जी सर, ऐसा ही पढ़ा था। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है कंपनी का, इन मेनी अ सिचुएशन, in many situations there is a possibility, in many situations there is a possibility that the members may take wrong advantage, that members may take wrong advantage of this feature. Members may take wrong advantage of this feature, and members or directors of company, members or directors of, ठीक है, members or directors may take wrong advantage of this feature, as members and directors of company may get involved in
मैनिपुलस इन मैनिपुलस ट्रांजेक्शंस, स्पेलिंग गलत है, मैनिपुलस की टिक कर लेना। और फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस इन द नेम ऑफ कंपनी, इन द नेम ऑफ कंपनी। क्योंकि अल्टीमेटली उन एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कंपनी। मेंबर्स और डायरेक्टर्स तो ये बोल करके निकल सकते कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स और कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, और ये काम कंपनी ने किया है, हमने नहीं किया है। ऑल्दो कंपनी के बिहाफ पे काम डायरेक्टर्स लोग कर रहे हैं, ऑल्दो कंपनी के नाम पे काम डायरेक्टर्स लोग कर रहे हैं, बट दे मे एस्केप फ्रॉम देयर लाइबिलिटी, दे मे एस्केप फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। और क्या बोल सकते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोल सकते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। हम अलग, कंपनी अलग, हो सकता है ऐसा। तो कंपनी लॉ मैटर्स में यहां बोला गया कि ये जो प्रिविलेजेस है ना, ये जो कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये कंसेप्ट तभी प्रिवेल करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये कॉन्सेप्ट तभी प्रिवेल करेगा व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैरी आउट carrying out, sorry, it is being used for carrying out lawful business with honest intention, lawful business with honest intention। ठीक है? if a company is carrying out lawful business with honest intention, तभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेल करेगा, तभी ये फीचर प्रिवेल करेगा, तभी माना जाएगा कि कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो, आप ऐसा बोलना चाहते हो कि इफ एनी कंपनी इज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलस ट्रांजैक्शंस then in such cases concept of separate legal entity shall be ignored। सर आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ बेटा मैं ऐसा ही बोलना चाहता हूँ, shall be ignored। एग्जाम्पल दूं? हाँ सर दो ना एग्जाम्पल। तुमको एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पहले ना तुम एक बार इसको कॉपी करो, जो मैंने लिखा ना यहाँ पे वो तुम कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी करना, अच्छे से समझ में आएगा। उसको एज इट इज कॉपी करना पहले, डू इट। डू इट। हो गया सर? हो गया कभी?
समझना, मान लो कि अभी ऑल ऑफ यू, तो देखना, मान लो कि अभी तुम लोग ने एडमिशन लिया फॉर सीए फाउंडेशन एट नॉलेज एकेडमी, है ना? You have taken the admission for pursuing your CA foundation with Knowledge Academy. And as of today, Knowledge Academy is a sole proprietorship business. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अल्टीमेटली ये है मिस्टर अविनाश, and Mr. Avinash is owner of Knowledge Academy. ठीक है, Mr. Avinash is owner of Knowledge Academy. अब as it is a sole proprietorship business, there is no concept of separate legal entity. There is no concept of separate legal entity, है ना? And in the given circumstances, Knowledge Academy and Mr. Avinash is one and the same. In the given circumstances, Knowledge Academy and Mr. Avinash are one and the same. ठीक है, या तुम ऐसा बोलो कि मिस्टर अविनाश and team is responsible for completion of your syllabus, of your CA foundation syllabus. ठीक है, मिस्टर अविनाश एंड टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ योर CA फाउंडेशन सिलेबस। और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो अल्टीमेट जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो मिस्टर अविनाश पे अराइज होगी, बिकॉज इट इज a separate legal entity, there is no separate legal entity, it is a sole proprietorship business. Mr. Avinash and Knowledge Academy are one and the same. Mr. Avinash and Knowledge Academy are one and the same. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, बहुत सिंपल था सर ये तो, इसमें तो आपने क्या बताया, तो हमको पहले से पता था, कोई बात नहीं, ये बताना जरूरी था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अब मान लो कि कल को मैंने क्या किया, मैंने नॉलेज एकेडमी को एक कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैंने बना दिया इसको एक पब्लिक कंपनी, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। और तुम सबको पता है कि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए सर 7 मेंबर्स चाहिए, तो मैं और मेरे 6 फैकल्टीज, ये सभी मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं और मेरे 6 फैकल्टीज सभी मेंबर्स हैं ऑफ नॉलेज एकेडमी। अब जैसे ही मैंने इस एंटिटी को कन्वर्ट किया इनटू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ही मैंने इस एंटिटी को कन्वर्ट किया इनटू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहां पे क्या प्रिवेल कर जाएगा, क्या प्रिवेल कर जाएगा, कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, जैसे ही मैंने तो कंपनी बनाया, हम अलग अलग हो गए, हम अलग अलग हो गए, ठीक है, कंपनी अलग और ये मेंबर्स अलग, कंपनी अलग और ये मेंबर्स अलग, ये दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट लीगल एंटिटी। बट दिस कंसेप्ट विल प्रिवेल only when company is carrying out a lawful business with honest intention। इसका मतलब
कि अगर नॉलेज एकेडमी लिमिटेड ने मान लो कि स्टूडेंट से एडमिशन लिया, स्टूडेंट ने अपना एडमिशन किसके पास कराया? नॉलेज एकेडमी लिमिटेड के पास। कल को उनका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, मान लो कि स्टूडेंट के साथ फ्रॉड होता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? नॉलेज एकेडमी विल बी रिस्पॉन्सिबल। इन जनरल अगर अपन बात करें तो नॉलेज एकेडमी विल बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहां पे मेंबर्स के साथ, यहां पे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है बच्चों? यहां पे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। अब अगर स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ है ना, अब अगर स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ ना, तो ऐसा मान के चलेंगे कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ऐसा मान के चलेंगे कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और जब कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो कंपनी और मेंबर्स एक। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब मेंबर्स एंड कंपनी विल बी ट्रीटेड वन एंड द सेम। इसका मतलब कंपनी का लायबिलिटी अब मेंबर्स का लायबिलिटी। लेकिन ऐसा कब हो रहा है? जब कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट में इन्वॉल्व है, जब कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है, तब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। या डिफॉल्ट तो किंगफिशर एयरलाइंस ने किया था, तुम विजय माल्या को क्यों पकड़ रहे हो? डिफॉल्ट तो लोन तो गीतांजलि ज्वेलर्स ने लिया था, तुम नीरव मोदी को क्यों पकड़ रहे हो? बात समझ में आ रहा है क्या? अनिल अंबानी के अगेंस्ट आज ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। लोन अनिल अंबानी ने नहीं लिया था, लोन अनिल अंबानी के कंपनी ने लिया था, तो क्यों तुम अनिल अंबानी को पकड़ रहे हो? रीजन बीइंग they have been found to be involved in manipulous transactions, in fraudulent transactions. If a company is found to be involved, found to get involved, found to be get involved in any manipulous transactions, fraudulent transactions, illegal transactions, then in such cases, concept of separate legal entity will be overlooked. Or concept of separate legal entity will be completely ignored. क्या बोला सर? concept of separate legal entity will be overlooked or concept of separate legal entity will be completely ignored. And if it is completely ignored, then in such cases company and its members shall be treated as one and the same. Company and its members shall be treated as one and the same. और बच्चों, जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लोग बोलते हैं that corporate wheel has been lifted. अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग बोलते हैं corporate wheel has been lifted. व्हील का मतलब पता है? पर्दा होता है। अगर कंपनी कोई फ्रॉडलेंट एक्ट में इन्वॉल्व है ना, तो देखोगे ये जो पहले अलग अलग थे ना, ये जो बीच में दीवार थी या पर्दा था ना, ये देखो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और जब इसको हटा दिया तो दे ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अगर इसको हटा दिया, दे ऑल विल बी स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड वी कैन से that corporate wheel has been lifted. And if corporate wheel has been lifted, separate legal identity, concept of separate legal identity will be completely ignored. Concept of separate legal identity shall be completely ignored. I hope कि मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने में तुम्हें कामयाब रहा हूं। ठीक है, फिर देखोगे
क्या लिखा सुने, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो व्हेन कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड, व्हेन कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड, तो देखना यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट और लाइन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए. कंपनी हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऐसा लिख लो, कंपनी हैज सेपरेट लीगल entity which sets apart a company from which sets apart a company from its members. ठीक है. when a company carries out lawful business with honest intention, lawful business with honest intention, but however when a company gets involved in any fraudulent act or manipulative act, when a company gets involved in any fraudulent act or manipulative act, then concept of separate legal entity may be overlooked. Concept of separate legal entity may be overlooked, and in such cases members and company can be treated as one and the same. ठीक है, या person behind the company and person behind the company can be treated as one and the same, and if they are being treated as one and the same, they will be held liable, they will be personally held liable. इसलिए तो सभी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में उनके डायरेक्टर्स को पकड़ा जाता है. इसलिए तो सभी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में उनके डायरेक्टर्स को पकड़ा जाता है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. इसी को अपन ने बोला लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. बोला एक जो कॉर्पोरेट व्हील था, एक जो पर्दा था, एक जो दीवार थी सर मेंबर्स और कंपनीज के बीच में, वो रिमूव कर दिया. और जब वो रिमूव कर दिया गया, मेंबर्स एंड कंपनी shall be treated as one and the same. Members and company shall be treated as one and the same. कॉपी कर लेना इसको. ठीक है.
आओ पढ़ते हैं इसको। कंपनी इज अ सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये जो नोट्स है ये आपके मॉड्यूल में गिवन है ना, आपको जो भी स्पाइरल दिया गया है स्पाइरल में ये गिवन है, आप स्पाइरल में से इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है सर। अ कंपनी इज इन लॉ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट हैज एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, पहले से मालूम है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज नोन बाय इट्स नेम with the capacity to own money and property, or with the capacity to sue and be sued in its own name, plus with the capacity to enter into contract with others and holding itself liable to the others. Company have the capacity, being a separate legal entity, company have the capacity to hold the property on its own, company have the capacity to sue and being sued in its own name, company have the capacity to enter into a contract, company have the capacity to enter into any kind of contract in its own name. अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इस फीचर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस फीचर्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो आपको पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर आप पढ़ पाओगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट पे। देखो, members cannot in any way claim to be the same as that of a company, because members will have their own identity and company have their own identity. Assets and liabilities will belong to the company and not to its members. Then all the transactions or dealing by company, कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर एंटर करेगा या कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर करेगा, all the transactions will be entered into in the name of company, all the transactions will be entered into in the name of company. Then shareholders do not have any insurable interest in the company's property. ये तो अपन लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा था, कंपनी के प्रॉपर्टीज पे जो इंश्योरेंस का पैसा होगा वो शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, वो किसका मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। Then there is no bar on any member entering into a contract with any company. कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रीजन बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दे बोथ विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट आइडेंटिटी, दे बोथ विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, आई वांट टू सेल सर्टेन एसेट्स टू अ कंपनी, whether I can sell the assets, whether I can sell the assets, answer is yes. इसका consequences हो सकता है that member may also be the company's creditor or employees. The company will continue till it is wound up, और मेंबर के मरने पे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। डेथ, इंसेनिटी, insolvency etc. of shareholders will not affect the company's existence, and nationality of company is not dependent on the nationality of shareholders. हो सकता है ना कि कंपनी इंडियन हो, शेयरहोल्डर्स बाहर के हों, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अभी तुम लोग को दिख रहा होगा कि एक लाइट आ रहा है मेरे फेस पे, क्या करूं इसके लिए, रुको, लेट मी मेक सम एडजस्टमेंट्स, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है सर। देन है द कंपनी कैन बी पनिश्ड फॉर द रॉन्ग डन, अगर कंपनी ने कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन्स किया, कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स किया, देन इन सच केसेस कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन इट्स ओन कैपेसिटी। ठीक है, कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन इट्स ओन कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके, ऑफ दिस फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। हाउएवर, अब देखो दूसरा एस्पेक्ट, ये तो होता है ना कि एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, ये तो फर्स्ट एस्पेक्ट था, ये प्रॉस था। ठीक है, ये प्रॉस था, बेनिफिट्स, लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। बीइंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मेंबर्स को पता है, देखो अब कंपनी खुद से तो कोई काम करता है नहीं ना,
लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन, दिमाग नहीं है सोचने के लिए, आंख नहीं है देखने के लिए, मुंह नहीं है बोलने के लिए, कान नहीं है सुनने के लिए, हर चीज के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है कंपनी। अब जब आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हो तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन तुम्हारे डिपेंडेंसी का गलत इस्तेमाल करे, गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। यस, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकता है। तो भाई जो एडवांटेज है, मेंबर्स क्या कर सकते हैं, उसी का गलत फायदा उठा सकते हैं, कंपनी के नाम पे बड़े बड़े फ्रॉड कर सकते हैं। तो लॉ मेकर को ये बात पहले से पता थी, ठीक है, लॉ मेकर को ये बात पहले से पता थी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। बोला अगर कंपनी के नाम पे तुमने कोई फ्रॉड किया ना तो देख लेंगे तुम्हें, कंपनी के बिहाफ पे तुमने कोई मैनिपुलेस ट्रांजेक्शन्स किया ना, कोई लीगल ट्रांजेक्शन्स किया ना, तो देख लेंगे तुम्हें। अगर ऐसा कुछ किया, then in such cases corporate will be lifted, एंड हम ऐसा मान के चलेंगे कि कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और जब हमने ऐसा मान लिया कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है, then in such circumstances you मतलब members and company will be treated as one and the same. You and company shall be treated as one and the same. देखो, lifting of corporate wheel meaning the company is a distinct person which is separate from its members, and this principle is called as wheel of incorporation. The advantages of incorporation can be enjoyed only by those who honestly use the wheel, or those who honestly use the identity of company for the collective benefits of the company and also for its members. And where there is a dishonest or fraudulent intention to utilize the facility of incorporation, the law can remove the corporate wheel and identify the persons who are behind and who are responsible for commission or preparation of fraud, and they can be held personally liable. They can be held personally liable for the acts undertaken by them. This concept is called as corporate lifting of corporate wheel. ठीक है सर, this concept is called as lifting of corporate wheel. अब यहाँ पे तुमको केसेस दिया हुआ है, इन केसेस में corporate wheel has been lifted. इन केसेस में corporate wheel has been lifted. देखो जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स आप एक बार पढ़ना, नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको सर्कमस्टांसेस डिस्कस करूंगा कि कब कब कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड, ठीक है, सर्कमस्टांसेस इन विच कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड, ठीक है। चलिए, पहला सर्कमस्टांसेस है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब यहाँ बोला गया, इफ अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, when a company has been incorporated for the purpose of protection of revenue, when a company has been incorporated for the purpose of protection of revenue or to defraud the revenue, देखना यहाँ पे कैसे होगा ये, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। मानना फर्स्ट एग्जांपल, मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 5000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 5000 करोड़। अब मैं प्रिज्यूम करके चलता हूं कि 5000 करोड़ कमाया, तो 5000 करोड़ पे कंपनी को 1500 करोड़ का टैक्सेस देना रहेगा, ठीक है, 1500 करोड़ का टैक्सेस देना रहेगा, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। हाँ, अब कंपनी का मैनेजमेंट ना ये टैक्सेस पे नहीं करना चाहता, अच्छा सर तो क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और कंपनी बनाया, एक कंपनी बनाया बी लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने एक कंपनी बनाया बी लिमिटेड, एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडरी,
बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ, ठीक है, एक कंपनी बनाया बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। यस, तो बी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी बनाया और ए लिमिटेड ने क्या किया, ये सब्सिडरी कंपनी को 4000 करोड़ का लोन दे दिया, 4000 करोड़ का लोन दे दिया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, पहले बेटा 5000 करोड़ का प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट ए लिमिटेड के पास कितना बच जाएगा, 1000 करोड़। प्रॉफिट अब ए लिमिटेड के पास कितना बच जाएगा, 1000 करोड़। अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, मान लो 300 करोड़। तो इस प्रकार से ए लिमिटेड ने क्या किया, ये कंपनी क्रिएट करके, ए लिमिटेड ने ये कंपनी क्रिएट करके 1200 रुपये का टैक्स, 1200 रुपये का टैक्स, 1200 रुपये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, भगवान माफ करना, 1200 करोड़ रुपीस का टैक्स सेव कर लिया। सर ये तो अच्छी बात है ना, हाँ कंपनी के लिए अच्छी बात है, कंपनी के लिए बेहद अच्छी बात है, बट it will be a loss of revenue for the government. It will be a loss of revenue for the government, and if it will be a loss of revenue for the government, government cannot digest this. गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया, गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये बी लिमिटेड के पास तो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है ही नहीं करने के लिए, बी लिमिटेड तो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, कोई बिजनेस नहीं किया। इसके एसेट्स भी 4000 करोड़ के और लाइबिलिटीज भी 4000 करोड़ के, लोन है, लाइबिलिटीज, पैसा बैंक में, एसेट्स। फाइंड आउट किया, पता चला कि यार ये कंपनी तो बनाई गई है सिर्फ विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इन दोनों के बीच में देखो, जो ये दीवार थी ना बच्चों, ये दीवार को हटा दी जाएगी एंड दे विल बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। एंड इफ दे हैव बीन ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, तो ये जो 4000 करोड़ पे तुमने टैक्स बचा लिया था ना, 4000 करोड़ पे जो तुमने टैक्स बचा लिया था, तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे तुमने ये क्लियर कट प्लानिंग था तुम्हारी तरफ से टैक्स ना पे करने के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये फर्स्ट केस, रुकना, यस। नेक्स्ट है corporate will can be lifted for determining the enemy character of a company. Very important. क्या बोला? A company is an artificial person and cannot be an enemy or friend. But during war, the corporate will may be lifted to identify the person behind and determine whether they are enemies or friends. मतलब कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन किसी का एनिमी या फ्रेंड नहीं हो सकता। हाँ सर मानते हैं ये बात, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी मे बी मैनेज्ड बाय द एनिमीज, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी मे बी मैनेज्ड बाय द एनिमीज। और एनिमी कौन होता है? एनिमी का मतलब पर्सन ऑफ सच कंट्री, सिटीजन ऑफ सच कंट्री विद whom we are in a state of war. समझ में आ रहा है क्या? सिटीजन ऑफ एनी कंट्री विद whom we are in a state of war. मान लो कि इंडिया में एक कंपनी है XYZ लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड में 70% स्टेक चाइनीज लोगों का है, चाइनीज सिटीजन्स का है, चाइनीज रेसिडेंट्स का है ना। कल को बॉर्डर पे वॉर अनाउंस हो गया, कल को बॉर्डर पे वॉर अनाउंस हो गया,
तो जिस दिन वॉर अनाउंस हो गया उस दिन से XYZ लिमिटेड कैन बी कंसिडर्ड एज एनिमी कंट्री। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि कंपनी के पीछे कौन छुपा हुआ है। तो पता चलता है कि कंपनी के पीछे 70% स्टेक चाइनीज लोगों का है। कंपनी के पीछे अगर 70% स्टेक चाइनीज लोगों का है, दे विल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। Is it clear? Is it clear? Corporate will can be lifted to determine the character, enemy character of company. यहाँ पे enemy character का मतलब है to find out whether a company is being managed or whether a company is being run by the enemies. Enemies कौन यहाँ पे? वो लोग या citizen of those countries with whom we are in a state of war. Citizen of that country with whom we are in a state of war. Next है protection of public policy. Court shall lift the corporate veil without any hesitation to protect the public policy and to prevent transaction contrary to public policy. यहाँ पे बोला गया that when a company is involved in a transaction, when a company is involved in a transaction which is opposed to public policy, when a company is involved in a transaction which is opposed to the public policy, तो भैया उन केसेस में भी क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट व्हील शैल बी लिफ्टेड। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो दैट अ कंपनी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो दैट अ कंपनी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द एक्ट्स और इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। हाँ बेटा मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हेन द कंपनी इज कैरिंग आउट फ्रॉड और इज इन्वॉल्व इन एनी इम्प्रॉपर कंडक्ट, ठीक है, व्हेन द कंपनी इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और improper conduct, in such cases also corporate veil can be lifted, ठीक है। ये 5th पॉइंट को कट कर देना, तुम 5th पॉइंट को कट कर देना। 6th point, floating subsidiaries merely to act as an agent, where a company creates subsidiaries to act as its own agent, the corporate veil shall be lifted and both regarded as the same entity, though in the eyes of law the subsidiary is a distinct entity। जब कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी किसी को बनाया, अगर एक कंपनी ने सब्सिडरी क्रिएट किया, फेक सब्सिडरी क्रिएट किया फॉर द पर्पज ऑफ allowing them to act as their own agent, in such cases also corporate veil can be lifted, in such cases also corporate veil can be lifted। एजेंट होता है ना, फेक एजेंट, एजेंट्स का मतलब यहाँ पे फेक एजेंट्स है। देखो लिखा है a transport company who wanted to obtain license for its vehicle but it could not do so if application is made in its own name, hence it formed a subsidiary company and made application in the name of subsidiary, vehicles were to be transferred to the subsidiary, held the parent and subsidiary company was one commercial unit and application for license was rejected। very important, तुम समझना। मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड और उस कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है फॉर द टाइम बिंग, मान लो कि उस कंपनी कोई भी नॉन कंप्लायंसेस में इन्वॉल्व है, वायलेशन ऑफ लॉ किया है कंपनी ने, तो ऐसे कंपनीज को फॉर द टाइम बिंग प्रोहिबिट किया गया है,
फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनी लाइसेंस। होते ना कि जो काम हम खुद से नहीं कर सकते वही काम हम दूसरों के थ्रू कर रहे हैं। अगर ए लिमिटेड ने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाया होता तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, एक फेक कंपनी क्रिएट किया। ए लिमिटेड ने क्या किया, एक फेक कंपनी क्रिएट किया बी लिमिटेड, एंड बी लिमिटेड के नाम पे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, एंड दैट बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे तुमने सब्सिडरी क्रिएट किया टू कैरी आउट सम फेक ट्रांजेक्शन और so as to ensure that such subsidiary will be acting as your agent, तुम्हारे बिहाफ पे काम कर रहा है। जो काम तुम खुद नहीं कर सकते वो तुम सब्सिडरी के थ्रू करना चाहते हो और इसलिए तुमने वो कंपनी बनाया। कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्टेड, एंड इफ कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्ट इज बीन लिफ्टेड तो वो कंपनी और तुम विल बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, एंड इफ यू बोथ वर बीइंग ट्रीटेड एज वन एंड द सेम इट मींस यू विल बी हेल्ड लाइबल। पढ़ना एक बार इसको। देन कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन और वेलफेयर लेजिस्लेशन, कंपनी अवॉइडिंग वेलफेयर लेजिस्लेशन। अभी तुम लोग छोटे हो, जब एग्जीक्यूटिव इंटर में आओगे वहां पे तुम लोग पढ़ोगे कि कंपनीज के ऊपर काफी सारे लेबर लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, लेबर वेलफेयर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। कंपनीज के ऊपर काफी सारे लेबर वेलफेयर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और लेबर वेलफेयर लॉज के तहत कंपनी को बोनस देना पड़ता है, कंपनी को ग्रेजुएटी देना पड़ता है, कंपनी को प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंपनी को पेंशन देना पड़ सकता है, कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ सकता है अपने एम्प्लॉयज को। तो ये सभी ऑब्लिगेशंस भी कंपनीज के ऊपर अराइज होती है अंडर डिफरेंट लेबर लॉज। समझ रहे हो? अब एक कंपनी बनाई गई जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज वेलफेयर लेजिस्लेशन। वो कैसे? सर बोनस तो तब देंगे ना जब पैसा होगा, ग्रेजुएटी में तब जमा कराएंगे ना जब पैसा होगा, पीएफ में तब डालेंगे ना पैसा जब पैसा होगा। मान लो कि एक कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट ये कंपनी ना लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करना चाहती है और इसलिए ये कंपनी खुद को लॉसेस में बताना चाहती है। तो इसने क्या किया, एक फेक कंपनी क्रिएट किया और अपना सारा प्रॉफिट ना यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, अपना सारा का सारा प्रॉफिट ना यहाँ पे डाइवर्ट कर रही है कंपनी बी लिमिटेड में। प्रॉफिट सारा डाइवर्ट कर दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये बन गया क्या, लॉस मेकिंग एंटिटी। अब भाई जब तुम लॉस मेकिंग एंटिटी हो तो कहां से बोनस दोगे? तुम बोलते हो कि हमारा तो सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है, कहां से बोनस देंगे? और तुमने तो क्या किया था, तुमने तो सारा पैसा सारा प्रॉफिट डाइवर्ट कर दिया था बी लिमिटेड में। तुमने तो बी लिमिटेड क्रिएट ही इसलिए किया सो एज टू प्रिवेंट या सो एज टू अवॉइड लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशंस एप्लीकेबल ऑन योर कंपनी। तुमने जानबूझ के ऐसा किया था। अब तुमने जानबूझ के ऐसा किया था तो corporate will in this case can be lifted, and if corporate will has been lifted you both are standing on the same platform, and if you both are standing on the same platform so liability will arise। ठीक है सर? Is it clear?
ये जो पॉइंट है ना, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टीज ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स. If there is an arrangement between the shareholders and the company to the effect that company will act as their agent for carrying on the business, then business is essentially that of the shareholders and not of the company. In an arrangement where the company act as a mere agent of its shareholders, the individual shareholders may be identified for fixing their liability. मतलब है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है जस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, या इन अ सिचुएशन वेयर कंपनी इज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट, मतलब कंपनी डू नॉट हैव देयर ओन डिस्क्रिशन, कंपनी डू नॉट हैव देयर ओन डिस्क्रिशन, company has been incorporated and company has been incorporated only to act as an agent of their shareholders or members. Then in such cases also corporate will can be lifted. ये पॉइंट ना तुम कट कर सकते हो, कट कर दो इसको, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 को कट कर देना, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9 को कट कर दोगे. ये इंपॉर्टेंट रहेगा. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई कंपनी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती है, अगर कोई कंपनी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती है, disobeys the order of court, then in such cases also corporate will can be lifted. क्या बोला? कंपनी being an artificial person cannot disobey the orders of court. Court shall pierce or lift the corporate will and shall make the person behind it liable if it is ascertained that the company is used for false purpose. Simple है. If a company disobeys the judgment or orders given by the court, then in such cases also corporate will can be lifted. अब मैं उस बच्चे के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो. बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो में भी क्या होता है, कंपनी and its member will be treated as one in the same. As per the doctrine of alter ego, अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व है इन एनी मैनिपुलेस और फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस, अब कंपनी इन्वॉल्व है मैनिपुलेस एंड फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस का मतलब कि वो मैनिपुलेस या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस किसने किया होगा, मेंबर्स ने किया होगा कंपनी के नाम पे. वो मैनिपुलेस या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस किसने किया होगा, मेंबर्स ने किया होगा कंपनी के नाम पे. यही होता है ना. तो अगर मेंबर्स कंपनी के या डायरेक्टर्स कंपनी के कोई मैनिपुलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करते हैं कंपनी के नाम पे, देन इन सच केसेस सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर, देन इन सच केसेस सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी एंड इट्स मेंबर विल बी इग्नोर्ड एंड दे शैल बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम. यही बात बोलता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो. बात समझ में आ रहा है क्या? अनिल अंबानी वाले केस में, विजय माल्या वाले केस में, नीरव मोदी वाले केस में डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो हैज बीन मेड एप्लीकेबल एंड दैट इज व्हाई दे वर बीइंग पर्सनली हेल्ड लायबल इन ऑल सच केसेस. सहारा वाले केस में सुब्रतो रॉय, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो. कंपनी ने फ्रॉड किया तो कंपनी के पीछे जो मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कंपनी के बिहाफ पे, दे विल बी हेल्ड लायबल, दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल सच एक्ट्स. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ये लेक्चर को ठीक से अटेंड करें, 2 बार देखें, एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको गो थ्रू करें एंड आप अपना क्वेरी मुझसे रेज करें. प्लस इसमें जो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है ना, फीचर्स हो गया, फीचर्स में तुमको कुछ केसेस दे रखे हैं, सारे केसेस वगैरह तुम लोग पढ़ोगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे, टिल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. बेटा ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील तक अपने मॉड्यूल से आप रीड करोगे फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील तक तुम अपने मॉड्यूल से रीड करोगे फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक. आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है.
चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है अपने स्पाइरल से कहाँ तक, टिल द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।